इतिहास में कुछ लोगों को उपाधियां मिलती हैं, जैसे सिकंदर को महान कहते हैं, किसी को लौह पुरुष। लेकिन एक उपाधि है जो सुनने में ही एक रोमांच पैदा करती है, द टाइगर ऑफ मैसूर। ये नाम था टीपू सुल्तान का। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कैची निकनेम था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी कहानी है? ये सवाल ही पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, 18वीं सदी का जो आखिरी दौर था वो भारत के लिए एक कह सकते हैं एक तूफानी दौर था। मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, वो धीरे धीरे एक साम्राज्यवादी ताकत बन रही थी। हाँ, वो एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करते जा रहे थे। बिल्कुल। और इसी तूफान के बीच दक्षिण भारत में एक राज्य था, मैसूर, जो किसी चट्टान की तरह खड़ा था, और उस चट्टान का नाम था टीपू सुल्तान। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी चट्टान को समझने की है। हम सिर्फ एक योद्धा की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस शासक को, उस इनोवेटर को, उस दूरदर्शी को जानेंगे जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दी। टीपू का जन्म हुआ था 1750 में, देवनहल्ली में। ये आज के बेंगलुरु के पास है। उनके पिता थे हैदर अली, जो खुद एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। हाँ, वो एक सिपाही से मैसूर के शासक बने थे। जी। तो टीपू ने बचपन से ही सत्ता और संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। और उनकी माँ फातिमा फखरुन्निसा एक पढ़ी लिखी और काफी धार्मिक महिला थी। तो कह सकते हैं कि विरासत में उन्हें सिर्फ बहादुरी नहीं मिली, बल्कि तहजीब और तालीम भी मिली। बिल्कुल। और ये तालीम सिर्फ किताबी नहीं थी, है ना? मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि उन्हें एक ही साथ तलवारबाजी और कूटनीति दोनों सिखाई जा रही थी। मतलब एक तरफ घुड़सवारी, दूसरी तरफ प्रशासन, और भाषाएं भी कई आती थी उन्हें। हाँ, अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़। तो मतलब उन्हें हर मोर्चे के लिए तैयार किया जा रहा था। एकदम। हैदर अली ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सल्तनत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलती। उन्होंने टीपू को एक कंप्लीट पैकेज की तरह तैयार किया। वो चाहते थे कि उनका बेटा जंग के मैदान में जितना खतरनाक हो, बातचीत की मेज पर उतना ही चतुर भी हो। और इसका असर तो बहुत जल्दी दिखा भी। हाँ, बहुत जल्दी। कहते हैं कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी और ऐसी बहादुरी दिखाई कि बड़े बड़े सेनापति भी हैरान रह गए। तो ये टाइगर बनने की एक तरह से शुरुआत थी। हाँ। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई होगी जब 1782 में हैदर अली की मौत हो गई और पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। सही बात है। और उस वक्त तो अंग्रेज और भी मजबूत हो चुके थे। हाँ, और अंग्रेजों को लगा था कि हैदर अली के बाद मैसूर शायद कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन टीपू ने गद्दी संभालते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, हम अपनी आखिरी सांस तक आजादी की रक्षा करेंगे। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था। नहीं, उनके शासन की नीति थी। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। टीपू ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिर्फ अपनी सेना नहीं बढ़ाई, उन्होंने तकनीक का सहारा लिया। एक ऐसी तकनीक जिसने युद्ध का तरीका ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले रॉकेट्स की। जी। और ये कोई मामूली रॉकेट नहीं थे। देखिए, उस समय तक दुनिया में जो रॉकेट होते थे वो या तो कागज के बनते थे या बांस के, जो ज्यादा दूर नहीं जा पाते होंगे। बिल्कुल, ज्यादा दूर मार नहीं कर सकते थे, हवा में ही फट जाते थे। टीपू ने पहली बार लोहे की केसिंग का इस्तेमाल किया। अच्छा। इसे आयरन केस्ड रॉकेट कहते हैं। लोहे का खोल होने की वजह से उसके अंदर ज्यादा बारूद भरा जा सकता था। दबाव भी ज्यादा बनता होगा। हाँ। और नतीजा लगभग 2 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। ये 18वीं सदी के लिए साइंस फिक्शन जैसा था। 2 किलोमीटर उस जमाने के हिसाब से तो ये अकल्पनीय है। अंग्रेज सेना पर इसका क्या असर पड़ता होगा? आप बस कल्पना कीजिए, अंग्रेज सेना अपनी पारंपरिक बंदूकों और तोपों के साथ एक लाइन में खड़ी है और अचानक आसमान से आग और लोहे की बारिश होने लगती है। उन रॉकेट से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकलती थी जो घोड़ों को बिधका देती थी और सैनिकों में दहशत फैला देती थी। कई ब्रिटिश अफसरों ने अपने दस्तावेजों में लिखा है कि टीपू के रॉकेटों का खौफ उनकी तोपों से कहीं ज्यादा था। एक मिनट, तो क्या ये बात सच है कि अंग्रेजों ने यहाँ से रॉकेट टेक्नोलॉजी सीखी और उसे यूरोप ले गए? ये तो इतिहास का एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट है। ये सिर्फ सच नहीं है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। जब चौथी एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज जीते तो वो अपने साथ श्रीरंगपट्टनम से सैकड़ों रॉकेट ब्रिटेन ले गए। अच्छा। वहां विलियम कॉन्ग्रेव नाम